नमस्कार, मैं कपिल आप सभी का विजन आईएएस संवाद में स्वागत करता हूं। आप सभी ने डब्ल्यूटीओ के बारे में तो सुना ही होगा और आपने देखा होगा कि कैसे इंडियन एग्रीकल्चर सब्सिडीज डब्ल्यूटीओ प्लेटफॉर्म पे हमेशा चर्चाओं में रहती हैं। आज के हमारे संवाद का विषय भी इंडियन एग्रीकल्चर सब्सिडीज और डब्ल्यूटीओ ही है और इस चर्चा पे हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विजन आईएएस की एक्सपर्ट फैकल्टी सोना मैम। वेलकम मैम। धन्यवाद कपिल। मैम हम आगे बढ़ें उससे पहले हमारे दर्शकों को इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर का एक ओवरव्यू दीजिए। जी कपिल, आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूं तो उसके साथ सबसे पहले मैं एमएस स्वामीनाथन जी को कोट करना चाहूँगी। उनका कहना है कि भारतीय कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्यों? क्योंकि ये आजीविका सुरक्षा को तो इंश्योर करती ही है, साथ ही खाद्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर मैं कुछ डेटा को अपना आधार बनाकर आपके इस प्रश्न की पुष्टि करना चाहूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि का जीडीपी में योगदान। तो हम देखते हैं कि हमारी कृषि का जीडीपी में योगदान लगभग 17 से 18% के आसपास बना हुआ है। अगर आजीविका के स्तर पर मैं बात करूं तो ग्रामीण आबादी का लगभग 70% और हमारी कुल आबादी का 50% से भी अधिक अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करता है। तो ये है कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व। और ये महत्व सिर्फ आजीविका सुरक्षा या खाद्य सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, अपितु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी कृषि का योगदान है और साथ ही जो हमारे उद्योग हैं उसमें भी मुख्य तौर पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इत्यादि के लिए रॉ मटेरियल प्रदाता की भूमिका भी कृषि क्षेत्र निभाता है। मैम तो एग्रीकल्चर की आपने इम्पोर्टेंस बता दी, आज हम एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ की भी बात करेंगे, तो थोड़ा इन सब्सिडीज़ के बारे में भी बताइए, ये क्या हैं और इंडिया के अंदर ये कैसे प्रदान करी जाती है? बिल्कुल बिल्कुल कपिल, सबसे पहले एग्रीकल्चर सब्सिडी क्या है हम यही देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर सब्सिडी एक तरह का सरकारी प्रोत्साहन या इंसेंटिव है जो किसको प्रदान किया जाता है, हमारे जो किसान हैं, किसान संगठन हैं या कृषि आधारित जो हमारे उद्यम हैं जिन्हें हम एग्री बिजनेसेस के नाम से जानते हैं, उनको ये सपोर्ट प्रदान की जाती है। अब ये सपोर्ट करती क्या है, ये किसानों की जो इनकम है उसे तो सप्लीमेंट करती ही है, साथ में जो कृषि उपज है उनकी लागत या उनका जो आपूर्ति है उसको भी प्रभावित करने की क्षमता रखती है। और एग्रीकल्चर सब्सिडी कैसे दी जाती है तो उसके फ्रंट पे अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के मेथड्स का यूज करके हम एग्रीकल्चर सब्सिडी किसानों को देते हैं। जैसे मैं डायरेक्ट सब्सिडी का आपको एग्जांपल दूं तो इसमें इनकम सपोर्ट हो गया, लोन माफ़ी हो गया, ये सब किसका हिस्सा है, डायरेक्ट सब्सिडी जो सीधा सरकार किसानों को दे रही है। इनडायरेक्ट सब्सिडी की मैं बात करूं तो उसमें मेजरली एक हेडिंग है जिसे हम इनपुट सब्सिडी के नाम से जानते हैं, जिसमें कि फर्टिलाइजर सब्सिडी, आपको पता होगा कपिल कि फर्टिलाइजर सब्सिडी फूड सब्सिडी के बाद हमारे यहाँ दूसरी मेजर सब्सिडी है। इसके अलावा विद्युत सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, सीड सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है और किसानों को जो वित्त की आवश्यकता होती है तो उसको लेकर भी सरकार जो है सब्सिडी प्रदान करती है। अब ये इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए कि ये डायरेक्ट किसानों को नहीं मिलती, बल्कि इन सब्सिडीज के माध्यम से सरकार किसानों के लिए इनपुट का कॉस्ट कम कर देती है, जिससे कि उनका ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है और खेती करना किसानों के लिए तुलनात्मक रूप से लाभप्रद कार्य हो जाता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से हमारे यहाँ सब्सिडी प्रदान की जाती है। ओके मैम, अब मैम आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ हैं इनका इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में या इन जनरल भी क्या इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल कपिल, आपके इस प्रश्न का उत्तर भी मैं कुछ आंकड़ों के इस्तेमाल से देना चाहूँगी। सबसे पहले तो जो इंडियन एग्रीकल्चर सब्सिडी है उसका हम मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। तो हमारी जो एग्रीकल्चर सब्सिडी है वो लगभग जीडीपी के 2% के बराबर है। साथ ही एक और डेटा है जो वित्त आयोग की रिपोर्ट से हमारे सामने आता है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि भारत में जो प्रति हेक्टेयर
उत्पादन है उससे जो किसानों को प्राप्त होने वाली आय है उसका 21% के आसपास किससे बनता है? गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सब्सिडी से बनता है। तो हम देख पा रहे हैं कि एग्रीकल्चर सब्सिडी हमारी किसानों के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है कि उनकी आय का 21% उनको सब्सिडी से मिल रहा है। तो सबसे पहला तो इसका बेनिफिट हमें क्या पता चला कि अगर ये सब्सिडी मिल रही है तो किसानों के लिए खेती करना लाभप्रद बना हुआ है। अब किसानों के लिए खेती करना लाभप्रद बना हुआ है इसलिए वो खेती व्यवसाय में लगे हुए हैं, जिससे कि आम उपभोक्ताओं के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो पाती है। किसान खेती कर पा रहे हैं इसीलिए बाजार में जो है कृषि वस्तुओं की आपूर्ति होती है, तो इससे बाजार में भी मूल्य स्थिरता बनी रहती है। इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट पीडीएस कार्यक्रम चलाती है, ठीक है, और पीडीएस कार्यक्रम चलाने के लिए उनको बफर स्टॉक बनाने पड़ रहे हैं। कृषि जो कमोडिटी है उनको परचेज करना पड़ता है। एमएसपी पे आपको पता है कि वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को किसानों से परचेज करती हैं और उसी से वो स्टॉक बनता है, जिससे अंततः हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट प्रोग्राम है, जो कल्याणकारी स्कीम है, जिसमें हम खाद्य वितरण इत्यादि जो हमारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम है सबका हम क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पाते हैं, वो भी जो है इसलिए हो पाता है क्योंकि किसान उत्पादन का निर्णय ले पाते हैं और किसानों के इस उत्पादन के निर्णय को प्रभावित करने में एग्रीकल्चर सब्सिडीज काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। तो ये जो जितने सारे एग्जाम्पल थे, डायमेंशन हमने देखे, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करते हैं कि एग्रीकल्चर सब्सिडीज किस सीमा तक हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। ओके मैम, हमने एग्रीकल्चर सब्सिडीज की अच्छे से बात कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं WTO पे। हमारे दर्शकों को ये बताएं कि WTO पे इन एग्रीकल्चर सब्सिडीज से रिलेटेड क्या स्ट्रक्चर्स हैं और क्या नियम हैं? बिल्कुल कपिल, आपने एक एग्रीमेंट के बारे में सुना होगा जिसे हम एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। ये WTO के तहत एग्रीकल्चर सब्सिडीज को लेकर एक संधि है। अब ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या बात करता है ये जानना यहाँ पर जरूरी है। तो इस समझौते के तहत 3 घटक हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले है मार्केट एक्सेस, जिसे हिंदी में हम बाजार पहुंच के नाम से जानते हैं। अब इस घटक में क्या है? ये घटक सिंपल ये बताता है कि जो राष्ट्र हैं उनको दूसरे राष्ट्रों के जो कृषि उत्पाद हैं उनको अपने यहाँ पहुँच देनी होगी और इस पहुंच को या मार्केट एक्सेस को इंश्योर करने के लिए इस एग्रीमेंट में बात की गई है टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर की। अब ये टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर क्या कहती हैं? टैरिफ बैरियर मतलब हम प्रशुल्क लगाते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर प्रशुल्क के अलावा जो दूसरे तरीके इस्तेमाल करके हम दूसरों के प्रोडक्ट को अपने बाजार में पहुंचने से रोकते हैं। जैसे कि हम कोटा लगा सकते हैं, जैसे कि हम मिनिमम इंपोर्ट प्राइस रख सकते हैं कि इस कीमत से कम तो आप किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करोगे ही नहीं, अधिक कीमत पर आप करेंगे क्यों? क्योंकि वो बिकेगा ही नहीं। तो एनी हाउ एक तरह से आपने दूसरे के उत्पाद को अपने यहाँ पहुँचने से रोक दिया। तो बाजार पहुंच के तहत जो इस एग्रीमेंट की व्यवस्था है वो कहती है कि आपको जो गैर प्रशुल्क बाधाएं हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, उनको टैरिफ बैरियर में कन्वर्ट करना है और दूसरा जो ओवरऑल टैरिफ रेट्स हैं उनको भी रेड्यूस करना है। और हम देखेंगे कि इस एग्रीमेंट में उसके भी टारगेट दिए गए थे कि जो डेवलप्ड नेशन है उनको 6 वर्ष में अपनी टैरिफ रेट्स को 36% तक कम करना है और जो डेवलपिंग नेशन है, हमारे जैसे जो डेवलपिंग नेशन है, उनके लिए टारगेट 6 वर्ष के लिए 24% रखा गया। अब इसी एग्रीमेंट का मार्केट एक्सेस के बाद दूसरा एक इम्पॉर्टेंट घटक था कि निर्यात सब्सिडीज को भी रैशनलाइज करना है, ठीक है। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटक मैं इसे कह सकती हूँ क्योंकि इसी के चलते ये पूरा टॉपिक, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया था, बार बार चर्चा में रहता है, वो है डोमेस्टिक असिस्टेंस या घरेलू सहायता। अब इसमें क्या करती हैं सरकारें? अपने यहाँ कृषि एक्टिविटी सही से चलती रहे इस हेतु जो है डिफरेंट तरह की सब्सिडीज देती हैं। इसको लेकर इस समझौते में नियम है जिसके लिए एक टर्म यूज होती है AMS, एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट। अब क्या व्यवस्था इस समझौते में? व्यवस्था क्या कहती है कि आपका जो कुल प्रोडक्शन कॉस्ट है
उसका एक निर्धारित प्रतिशत तक ही आप अपने यहाँ कृषि सब्सिडी के तौर पर दे सकते हो। इसको लेकर भी लिमिट रखी गई है इस समझौते में। लिमिट क्या है कि अगर आप एक डेवलप्ड नेशन हो तब आपके लिए लिमिट 5% है, और अगर आप एक डेवलपिंग नेशन हो तब आपके लिए लिमिट 10% की रखी गई है। तो ये 3 मेजर जो हैं घटक है, या मैं बताऊं 3 मेजर डायमेंशन है जिसके तहत चीज़ें हम एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर के संदर्भ में देखते हैं। थैंक यू मैम। इसमें आपने जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर की बात करी जो है डोमेस्टिक असिस्टेंस। इन डोमेस्टिक असिस्टेंस से रिलेटेड कुछ बॉक्सेस हैं जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। हमारे दर्शकों को इन बॉक्सेस का एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिए। बिल्कुल कपिल, ये बॉक्सेस जो हैं काफ़ी बार हम पढ़ते रहते हैं न्यूज़ में, वैसे भी हमारी स्टैटिक बुक्स में भी हमें बार बार ये देखने को मिलते हैं। तो वैसे तो ये बॉक्स 3 से अधिक है संख्या में, लेकिन मेजरली हम 3 बॉक्सेस की अधिक बात करते हैं, जिसमें एम्बर बॉक्स आता है, ग्रीन बॉक्स आता है और ब्लू बॉक्स आता है। थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में बात करूं तो सबसे पहले है ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में किस तरह की जो है सब्सिडी शामिल की गई है। ग्रीन जैसे कि बताता है, सिग्नल है कि आप आगे बढ़ सकते हो। मतलब ग्रीन बॉक्स में जो सब्सिडी इंक्लूड की गई है उन मामले में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि WTO का ये मानना है कि इसमें जो सब्सिडी, जैसा कि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर सब्सिडी इसमें इंक्लूड की गई है, ठीक है, इनकम सपोर्ट जो है इसमें इंक्लूड की गई है, डिजास्टर रिलीफ, इन सब के संदर्भ में जो सहायता सरकारों के द्वारा किसानों को दी जाती है वो किसका हिस्सा बनती है, ग्रीन बॉक्स का हिस्सा बनती है। तो WTO का मानना है कि इसकी लिस्ट में जो सब्सिडीज शामिल हैं वो वास्तव में जो एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट है उसको डिस्टोर्ट नहीं करती हैं, इसलिए इनको लेकर कोई प्रतिबंध भी काम नहीं करता है। दूसरा और मोस्ट कंट्रोवर्शियल है एम्बर बॉक्स। इसमें आप देखोगे इनिशियली जो मैंने आपको इनपुट सब्सिडी सब बताई थी तो वो इसी बॉक्स में आती हैं। इनपुट सब्सिडी जिसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी, विद्युत सब्सिडी, सीड सब्सिडी, ये सब किसका हिस्सा बनती हैं, एम्बर बॉक्स। इनको लेकर व्यवस्था क्या है कि इनको लेकर लिमिट है, एक सीमा तक ही आप जो है इस तरह की सब्सिडी किसानों को दे सकते हैं, और वो सीमा अभी मैंने आपको एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट की जब हमने डिस्कस किया था तो बताई थी। तो वही सीमा यहाँ पर 10 और 5% का रूल काम करता है, ठीक है, कि आप दे सकते हो लेकिन आपको सीमा का जो है अनुपालन करना पड़ेगा। और थर्ड है ब्लू बॉक्स। ये जो सब्सिडी है ये बेसिकली प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए दी जाती है, जैसे कि पर हेक्टेयर का रूल बना दिया, ठीक है, और जो है कितने पशु आप रख सकते हैं, इस तरह का कोई भी रूल जो है, यानी ओवरऑल प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए जो सब्सिडी है वो ब्लू बॉक्स के तहत आती है। कुछ कंट्री है जैसे आइसलैंड इत्यादि, उनके द्वारा बेसिकली इस सब्सिडी का इस्तेमाल किया जाता है और इस पर कोई जो है प्रतिबंध नहीं है। तो जो मैक्सिमम हमारा डिस्कशन होता है या जो इश्यूज देखने को मिलते हैं भारत के संदर्भ में वो एम्बर बॉक्स सब्सिडी से ही जुड़े हुए हैं। जी मैम, तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर और सब्सिडीज का ओवरव्यू ले लिया और हमने WTO के नियमों पे भी बात कर ली। अब हम आ जाते हैं हमारे इम्पोर्टेंट मुद्दों पे। तो ये क्या मुद्दे हैं जो इंडिया के खिलाफ WTO में उठाए जाते हैं? बिल्कुल कपिल, वास्तविक मुद्दा तो हमारे लिए यही है कि हमारी एग्रीकल्चर सब्सिडीज को लेकर बार बार WTO के प्लेटफॉर्म पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। अब ये प्रश्न क्यों उठाए जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो इनपुट सब्सिडीज हैं या हमारा MSP व्यवस्था जो है उसको लेकर बार बार प्रश्न उठते हैं। और क्या कहा जाता है, क्या एलिगेशन हम पर लगता है, एलिगेशन हम पर लगता है कि ये जो हमारी सब्सिडीज हैं ये ग्लोबल मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रही है। कैसे मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया, ठीक है, बाकी राष्ट्रों के अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्राइस उतना कम नहीं है तो हमारे प्रोडक्ट की मार्केट रीच बढ़ गई है, जो कहा जा रहा है कि बाकी राष्ट्रों के लिए समान तरह की व्यवस्था को जो है बाधित कर रहा है। तो एक तो मुद्दा ये है। अब इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। जैसे 2021 में आपको याद होगा कि हमारी शुगर केन सब्सिडी जो है वो काफ़ी अधिक चर्चा में रही। कारण क्या था, ऑस्ट्रेलिया हमारे खिलाफ जाता है और उनका कहना था कि भारत जो शुगर केन
को सब्सिडी दे रहा है। आपको पता है कि शुगर केन को लेकर हम FRP, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस की व्यवस्था करते हैं। तो उनका मानना था कि ये जो प्राइस हम दे रहे हैं, जो एक तरह से MSP का काम करता है गन्ने के लिए, ये प्राइस जो 10% की लिमिट डेवलपिंग नेशंस को दी गई है AMS के तहत, उस लिमिट को ब्रीच कर रहा है। ठीक है, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कनाडा और US जैसे राष्ट्र हमारी जो वीट सब्सिडी है, जो हमारी राइस सब्सिडी है, उसके अगेंस्ट WTO के प्लेटफॉर्म्स पर आवाज उठाते हैं। उनका क्या कहना है कि भारत जो ये सब्सिडी दे रहा है, ये मार्केट को तो डिस्टॉर्ट कर ही रहा है, साथ ही हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसे भी खतरे में डाल रहा है। और इसके साथ ही पीस क्लोज की व्यवस्था आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। अब ये पीस क्लोज की व्यवस्था बेसिकली क्या है कि WTO का जो ये एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर है, इसमें एक अस्थायी तरह की व्यवस्था हमने की है। इस व्यवस्था में क्या है कि जो डेवलपिंग नेशन है, चूंकि उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि उनको पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम्स चलाने होंगे, तो वो प्रोग्राम जब वो चला रहे हैं, तो अगर उनके चलते ये जो 10% की लिमिट है, अगर वो ब्रीच भी हो जाती है, तो कोई लीगल एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं होगा। इस तरह की व्यवस्था पीस क्लोज के तहत रखी गई है। तो हाल फिलहाल में आपने पढ़ा होगा कि ये जो पीस क्लोज है, ये भारत ने इन्वोक किया, किसको लेकर? राइस सब्सिडी को लेकर, पैडी सब्सिडी को लेकर। तो इसके अगेंस्ट भी एलिगेशन लगे हैं। राष्ट्रों का क्या कहना है कि ठीक है, आप पीस क्लोज को इन्वोक कर रहे हो, लेकिन पीस क्लोज का इस्तेमाल करते हुए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको राष्ट्रों को देनी होगी, कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर है जिन्हें आपको मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन वो इंफॉर्मेशन आप हमें दे ही नहीं रहे हो। तो चाहे मैं पीस क्लोज की बात करूं, चाहे वीट और राइस सब्सिडी की बात करूं, चाहे शुगर केन सब्सिडी की बात करूं, या फिर MSP की बात हो, हर फ्रंट पर हम ये देख रहे हैं कि हमारी एग्रीकल्चर सब्सिडी WTO में चर्चाओं में बनी हुई है। थैंक यू मैम। तो मैम, अगर कहा जाए कि ये सारी चर्चाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट डिस्टॉर्शन से ही रिलेटेड हैं, बिल्कुल, तो इंडिया अपना स्टैंड कैसे डिफेंड करता है WTO पे, या अपना पक्ष कैसे रखता है इन मार्केट डिस्टॉर्शन एलिगेशन के ऊपर? जी, भारत यहाँ पर 2-3 फ्रंट हैं जिनको अपना आधार बनाता है अपने डिफेंस के लिए या अपना पक्ष रखने के लिए, या जो एलिगेशन भारत के खिलाफ लगे हैं उनको खारिज करने के लिए। सबसे पहले भारत बात करता है ये जो AMS, एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट की व्यवस्था है, उनके संदर्भ में। भारत का ये कहना है कि ये व्यवस्था ही स्वयं में पक्षपातपूर्ण है। आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज के प्राइस को छोड़िए, वो तो बाजार चलो जो डिस्टॉर्ट कर रहे हैं कर ही रहे हैं, ये व्यवस्था ही मार्केट डिस्टॉर्टिंग है। भारत के इस संदर्भ में कहना क्या है, कैसे इसे भारत पक्षपातपूर्ण कहता है या डिस्टॉर्टिंग मानता है, थोड़ा सा हम इस व्यवस्था को समझते हैं। ये एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट हमें पता है 10% और 5% की लिमिट डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन के संदर्भ में लगाती है। लेकिन ये जो लिमिट है ये किस संदर्भ में लगती है? जो आपकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं उनके मूल्य का आप 10% या 5% अपने किसानों को सब्सिडी के तौर पर दे सकते हो। अब ये जो मूल्य है, ये मूल्य निकालने के लिए हम बेस ईयर किसका इस्तेमाल करते हैं? तो बेस ईयर हम यूज कर रहे हैं 1986। तो भारत का ये जो बेस ईयर है वही अपने पक्ष को प्रभावी ढंग से रखने के लिए इसी बेस ईयर का भारत बेसिकली इस्तेमाल करता है। अब आप सोचिए 1986 में डेवलप्ड नेशन तो अच्छी खासी स्थिति में थे, लेकिन भारत जैसे जो डेवलपिंग नेशन थे उनके यहाँ तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज के प्राइस ही काफ़ी कम थे। तो अगर उस समय के मूल्य से हम प्रोडक्शन को जो है मल्टीप्लाई करें, फिर उसके 10% की लिमिट हम भारत के लिए रख रहे हैं, तो भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के लिए चूंकि बेस ईयर काफ़ी पुराना है, तो ये 10% भी विकसित राष्ट्रों के 5% से कम बन जाता है। तो भारत का ये कहना है कि जो आपने बेस ईयर रखा हुआ है, जो AMS के तहत ये पूरी व्यवस्था आपने बनाई है, ये अपने आप में ही हमारे जैसे जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके लिए पक्षपातपूर्ण है। ठीक है। और दूसरा जो है, भारत अपने आप को डिफेंड करने के लिए यूज करता है पीस क्लोज का, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था कि ये तो वास्तव में सुविधा देता है जो विकासशील राष्ट्र हैं उनको, कि अगर आपके यहाँ सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हैं कि आपको लोगों को खाद्यान्न देना पड़ेगा,
पीडीएस सिस्टम चलाना पड़ेगा, तब आप जो है पीस क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए अपनी व्यवस्था को जारी रख सकते हैं। और अगर आप 10% की लिमिट से बाहर भी जाते हैं तो कोई लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट नहीं होगा। तो भारत कहता है कि आपने पीस क्लॉज की व्यवस्था की है और हम इसी पीस क्लॉज की व्यवस्था का इस्तेमाल करके लिमिट को ब्रीच कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल फ्रंट हम देखते हैं जहां पर भारत बात करता है और बताता है कि ये व्यवस्था जो है कैसे पक्षपातपूर्ण है। पहले तो इसी में सुधार की आवश्यकता है और दूसरी, हमारे लिए फूड सिक्योरिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए। तो ये फ्रंट है जिन पर बात करके भारत अपना पक्ष WTO प्लेटफॉर्म्स पर रखता है। ओके मैम, तो ये तो बात हो गई इमीडिएटली अपना पक्ष रखने की। बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की। तो WTO और इंटरनेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से रिलेटेड इंडिया की क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है? लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की मैं बात करूं तो अभी आपको याद होगा कपिल कि हमने इंडिया के जो है पक्ष की बात की थी। तो सबसे पहले भारत अपना यही पक्ष है जिसे सपोर्ट करता है और साथ ही इस पक्ष के संदर्भ में जो बाकी डेवलपिंग नेशंस हैं उनका समर्थन प्राप्त करने की भी कोशिश करता है। आपको पता है कि भारत डेवलपिंग नेशंस के संदर्भ में डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर उनके एक बेहतर प्रतिनिधि की तरह जो है भूमिका निभा रहा है। तो वो यहाँ पर भी वो कोशिश कर रहा है ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को बेहतर मार्केट एक्सेस मिले और उनके जो कंसर्न हैं वो सुने जाएं और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार हो पाए, जैसे WTO की भी व्यवस्था है। ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो भारत साथ ही जो WTO के नियम हैं उनका अनुपालन भी और बेहतर ढंग से करने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमने चर्चा की थी एम्बर बॉक्स सब्सिडी की, जहां से मेन हमारा मुद्दा पूरा जुड़ा हुआ है। तो अब हमारी गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है कि हम भी एम्बर बॉक्स सब्सिडी के स्थान पर क्यों ना ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की तरफ बढ़े, जिसको लेकर कोई लिमिट नहीं है और किसानों को सहायता भी मिल जाती है। इसको लेकर जो है हमारी गवर्नमेंट PM किसान सम्मान निधि की व्यवस्था लेकर आई, एक तरह की डायरेक्ट सब्सिडी जो ग्रीन बॉक्स का हिस्सा बनती है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँ अनुपालन के जो है इस क्रम में भारत एम्बर बॉक्स से ग्रीन बॉक्स की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो MEIS स्कीम के बारे में आपने सुना होगा। ये स्कीम है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। अब गवर्नमेंट ने इस स्कीम को रिप्लेस किया और नई स्कीम लेकर आई जो WTO के नियम से बेहतर ढंग से अलाइन है। तो अगर मैं इसे सम अप करके आपको बताऊं तो एक तरफ तो जहां अभी की स्थिति है उसके अनुसार भारत अपना पक्ष प्रभावशाली ढंग से रखने की कोशिश कर रहा है और साथ ही बाकी डेवलपिंग नेशन को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अपनी व्यवस्था को भी WTO के नियमों के साथ धीरे धीरे अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत दोनों फ्रंट पर काम करने की कोशिश कर रहा है। ओके मैम, तो मैम ये बताइए कुछ हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा कर सकते हैं कि ये जो चर्चा है ये होना ही बंद हो जाए? देखिए कपिल, अगर मैं रिसेंट फ्यूचर की बात करूं तो हम एग्रीकल्चर सब्सिडी को नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ऐसी है कि एग्रीकल्चर सब्सिडी हमारे किसानों के लिए भी जरूरी है। ठीक है। और फूड प्रोडक्शन जो स्टेबिलिटी है उसके लिए भी जरूरी है और साथ ही उपभोक्ताओं के लिए भी जरूरी है। तो रिसेंट फ्यूचर में तो हम अपनी फूड सब्सिडीज को कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते। हाँ, हम धीरे धीरे रैशनलाइज जरूर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में हम ऐसे टारगेट बना सकते हैं कि हमें एग्रीकल्चर सब्सिडी पर निर्भर ही ना रहना पड़े या जो हमारी निर्भरता है वो ही काफ़ी कम हो जाए। वो कैसे हो सकती है कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ही ओवरऑल स्ट्रेंथन करें। कैसे हम ये कर सकते हैं? हम टेक्नोलॉजी के यूज से कर सकते हैं, हम रिसर्च और डेवलपमेंट के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं और दूसरा, हम किस तरह का समर्थन या किस ढंग से सपोर्ट किसानों को कर सकते हैं उस तरीके में भी हम जो है बदलाव कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल तरीके हो सकते हैं जिससे हम अपनी कृषि को सुदृढ़ कर सकते हैं। कृषि सुदृढ़, किसान सुदृढ़, हमारा जो है प्रोडक्शन है वो इंश्योर हो जाएगा और फूड सिक्योरिटी भी हमारी इंश्योर हो जाएगी। तो अगर मैं वर्तमान संदर्भ में बात करूं तो हमें अपना पक्ष रखना होगा और धीरे धीरे खुद को अलाइन करना होगा। लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, जो WTO में मुद्दे हमारे अगेंस्ट आते रहते हैं,
ठीक है। उनके संदर्भ में चाहे आप बात करें या फिर एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के संदर्भ में बात करें, क्योंकि ये एग्रीकल्चर सब्सिडीज कहीं ना कहीं जो है एनवायरनमेंट को भी हार्म करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी है, सिंचाई अत्यधिक हो रही है तो भूजल भी गिर रहा है, और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी का ओवर कंजम्पशन हो रहा है तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी है। तो अलग अलग फ्रंट पर आप देखोगे तो ओवरऑल बेहतर सॉल्यूशन हमारे पास यही है कि हम इन सब्सिडीज को रेड्यूस करें। लेकिन कब करें? एग्रीकल्चर को पहले स्ट्रेंथन करके। जब इन दोनों चीज़ों में फाइन बैलेंस होगा तो हम देखेंगे कि WTO में हमारे खिलाफ जो ये मुद्दे बार बार आते हैं ये हमें नहीं देखने को मिलेगा। आपने एक जो है फेमस कहावत है वो सुनी होगी कपिल। वो कहावत क्या कहती है कि कृषक जो है वो एक मैजिशियन है। अब कृषक एक मैजिशियन के तौर पर क्या करता है कि वो मड से वेल्थ क्रिएट करता है, और मड से जो वेल्थ क्रिएट होने की पूरी प्रोसेस है वो क्यों हो पाती है? वो कृषि के चलते संभव हो पाती है। तो कृषि को तो हमारे यहाँ हरा सोना भी कहा गया है। तो कृषि हमारी इकोनॉमी में, आजीविका में, फूड सिक्योरिटी में, हर एक फ्रंट पर एक मेजर रोल प्ले कर रही है। तो जो भी हमारा निर्णय हो वो काफ़ी बैलेंस्ड होना चाहिए और हमारी जो सिचुएशंस हैं उनके रियलिस्टिक एनालिसिस पर निर्भर होना चाहिए। थैंक यू मैम, हम सभी का इस टॉपिक पे इतने अच्छे तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए। तो दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आज आपको WTO और इंडियन एग्रीकल्चर सब्सिडीज से रिलेटेड अच्छी जानकारी मिल गई है। और आपको इनके ऊपर क्या लगता है, इंडिया का पक्ष WTO पे इंडिया और अच्छे तरीके से कैसे रख सकता है, ये हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए आप देखते रहिए विजन IAS संवाद। हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते रहेंगे और आप सभी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद।